प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल चाल, कैसा मिजाज हैं आप लोगों के। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द जुनून बैच। सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक, अपना चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। सो आज के लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक होगा डिस्कशन का, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ जेड फैक्टर, जो पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने किया था, उसको हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे फिर से, है ना। दूसरा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और कोन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और तीसरा टॉपिक होगा अपना बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है। तो हम लोग जेड फैक्टर कर रहे थे कैलकुलेट। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया कि चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे रिड्यूसिंग एजेंट हो, मतलब रेडॉक्स कंपाउंड का जेड फैक्टर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो अपने पास एक हाफ रिएक्शन का होना जरूरी है। चाहे अपने पास फुल रिएक्शन नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, हाफ रिएक्शन है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा होगा। वही ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज पर मोल हमें जो कैलकुलेट करना है, उसी को हम लोगों ने क्या बोला था, जेड फैक्टर, है ना। इनफैक्ट ये जेड फैक्टर क्या है, हम लोग कह रहे थे इक्विवेलेंट मास निकाल रहे थे अपना शॉर्टकट से, इक्विवेलेंट मास वाज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर या जेड फैक्टर, जो नाम दो, है ना। तो वही जेड फैक्टर है ये। जेड फैक्टर किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का। क्लियर। ड्यूरिंग द हाफ रिएक्शन अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जेड फैक्टर किसका निकलेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का। इसका उल्टा, अगर ड्यूरिंग द हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है तो उस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है, और अगर सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तब क्या होगा, इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। क्लियर। पिछले लेक्चर में जो जेड फैक्टर हम लोगों ने किया था कैलकुलेट, उसमें हम लोगों ने सिंपल देखा था कि जब उस कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था तब। ऐसा भी हो सकता है कि साहब गिवन कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स मैंने पहले लिख रखे हैं। यह है कंपाउंड अपना। इस कंपाउंड में ऐसा भी हो सकता है कि सल्फर का भी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो और कॉपर का भी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो। अगर एक से ज्यादा का हुआ तब क्या करेंगे, अलजेब्रिक सम निकालेंगे। क्लियर। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर दोनों सब्सटेंस का, मान लो कि हम कह रहे कंपाउंड है जिसमें ए है, बी है, सी है, या ए और बी ही मान लिया, ये कंपाउंड है। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अगर इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तब भी जेड फैक्टर निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन अगर एक का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है और दूसरे का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, तब दोनों का कैलकुलेट करने के लिए जेड फैक्टर को अलजेब्रिक सम में क्या करेंगे बेटा, सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर दोनों एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज किया तब नेट क्या होगा, जेड फैक्टर समेशन। दोनों का डिक्रीज कर रहे हैं तब भी नेट फैक्टर क्या होगा, नेट जेड फैक्टर समेशन। और अगर एक का इंक्रीज दूसरे का डिक्रीज, चाहे इसका इंक्रीज इसका डिक्रीज कुछ भी हो, तब क्या बोलेंगे, तब निकालेंगे सब्सट्रैक्शन मेथड से। क्लियर है क्या, इतनी बात क्लियर है। तो यहां अपने पास जो कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स में क्या दिखेगा आपको, एक से ज्यादा एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जब चेंज करेगा तब अपना जेड फैक्टर कैसे निकलेगा उसको देखिएगा। उनके उससे रिगार्डिंग अपने पास एग्जांपल्स है। सो लेट्स हैव, पहला एग्जांपल ये है अपने पास। मान लो कि अपने पास क्वेश्चन है Cu2S गिविंग Cu2 प्लस और प्लस SO2। क्लियर। सबसे पहला काम क्या करना है कि जो एलिमेंट दे रखे हैं कंपाउंड में, उन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, रिएक्टेंट में भी और क्या, प्रोडक्ट में भी। तब देखेंगे चेंज क्या हो रहा है। सल्फर है, सल्फर के रिगार्डिंग हमने आपको क्या बताया था, जब भी सल्फर बाइनरी कंपाउंड बनाएगा मेटल के साथ या हाइड्रोजन के साथ, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना है, हमेशा -2। क्लियर। इट इज अ बाइनरी कंपाउंड, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स हो गया -2। अब आराम से ये क्या बोल रहे हैं, x, तो 2x - 2 बराबर नेट चार्ज 0, तो x बराबर क्या, +1, मतलब कॉपर यहां +1 स्टेट में है बेटा। क्लियर। अब जरा यहां बात करें, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2। क्लियर। अच्छा, सल्फर यहां -2 में है और यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिख रहा है आपको, +4। तो अब आप क्या बोलोगे कि इस कंपाउंड का Cu एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है और सल्फर एलिमेंट भी ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, दोनों का दोनों बदल रहा है। क्लियर। तो अब जेड फैक्टर निकालना पड़ेगा दोनों का, है ना, और फिर नेट जेड फैक्टर क्या हो जाएगा, अब देखेंगे इंक्रीज या डिक्रीज। तो यहां से जेड फैक्टर ऑफ
जेड फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू सल्फर क्या हो रहा है सर, तो क्या बोलेंगे -2 से +4 कितने का चेंज, 6 यूनिट का चेंज। क्लियर। अच्छा यहां से जेड फैक्टर ऑफ Cu, तब क्या बात करेंगे +1 से +2 कितना हो गया सर, 1 यूनिट का चेंज। और कॉपर का एटम कितना है, एटम से करते थे हम लोग मल्टीप्लाई, तो एटम कितना है 2, तो 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। क्लियर। तो ये जेड फैक्टर कितना आया बोलो 2, और ये कितना आया 6। जरा बताओ क्या ये इंक्रीज है, बिल्कुल। क्या ये भी इंक्रीज है, बिल्कुल। अगर दोनों ही इंक्रीज है तो हम लोगों ने क्या बोला था नेट जेड फैक्टर किसका, Cu2s का जेड फैक्टर कितना होगा, बोलिए कितना होगा। तब क्या बोलेंगे इन दोनों का सम, तो क्या कहेंगे 2 + 6 = 8। क्लियर। कोई दिक्कत। मान लो अगर आपको बोला जाता है कि साहब ये हाफ रिएक्शन दिया हुआ है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Cu2s आपको निकालना है, ये जेड फैक्टर इनफैक्ट हम लोगों ने क्यों कैलकुलेट किया, यही निकालने के लिए इक्विवेलेंट मास। तब क्या करते, इट विल बी इक्वल टू सिंपली मोलर मास ऑफ Cu2s डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर एंड जेड इज 8, ऐसे निकालते हम लोग, ये होता अपना आंसर। इसलिए हम लोग करते थे क्या, कैलकुलेट जेड फैक्टर। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया, जब एक ही एलिमेंट का जेड फैक्टर मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा था तब, अब मल्टीपल एलिमेंट्स का भी चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप सबको निकाल दो, सबको निकाल के चेक करो, सबका बढ़ रहा है, सबका घट रहा है, या बढ़ घट दोनों रहा है। क्लियर। अगर एक टाइप का बिहेवियर है ऐड कर दो, अलग अलग बिहेवियर है सब्सट्रैक्ट कर दो, नेट जेड फैक्टर निकालने के लिए। क्लियर। आई थिंक इज इट वेरी क्लियर, बोलो सब बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। सेम इसी पैटर्न पे अपना अगला एग्जाम्पल उठाते हैं, सीधे नेक्स्ट एग्जाम्पल। मान लीजिए आपका अगला एग्जाम्पल क्या बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका AS2 आर्सेनिक है, AS2S3 गिविंग यू क्या AS+5 और SO4 2-, ये दिख रहा है, ठीक है सर। फिर सल्फर क्या बना रहा है, बाइनरी, और बाइनरी बनाएगा तो तुम क्या बोलोगे -2, और अगर ये -2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल देंगे, बोलिए 2x है ना, और 2 × 6 -6 बराबर क्या 0, तो 2x बराबर क्या 6, तो x बराबर क्या +3। कोई दिक्कत। आर्सेनिक यहां किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, और आर्सेनिक यहां किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो बोल रहे हैं +5 में, क्या कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। तो आर्सेनिक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, बोलेंगे बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर यहां किस स्टेट में, -2 स्टेट में, यहां सल्फर किस स्टेट में, +6 स्टेट में। तो सल्फर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तब क्या हो रहा है, बोलिए इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, बोलेंगे इंक्रीज हो रहा है ना, -2 से +6, तो यहां Z कितना निकल गया, बोलिए कितने का, 8 यूनिट का। एटम देख लो कितना है 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3, कितना हो गया 24। अच्छा यहां देख लो बेटा, यहां देख लो, तो यहां क्या बोलोगे, इंक्रीज हुआ यहां भी और यहां भी, यहां बोल लो, तब क्या बोलेंगे, यहां जेड फैक्टर कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया, +3 से +5 कितने का डिफरेंस, 2 का, और एटम कितना है 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब हमने बोला क्या निकालना है आपको क्या निकालना है, नेट है ना, जेड फैक्टर नेट किसका, AS2S3। तब क्या करोगे, दोनों ही इंक्रीज कर रहा है, जब दोनों इंक्रीज करे तो क्या करेंगे, सम कर देंगे, सम कर दीजिए, कितना सम करेंगे आप, वहां कितना है 4 और यहां कितना है 24, ऐड कर दिया 28। क्या कहने का मतलब कि अगर हमसे पूछा जाए इस हाफ रिएक्शन के दौरान इक्विवेलेंट मास ऑफ AS2S3 निकालो, क्या बोलेंगे, इट विल बी मोलर मास ऑफ AS2S3 डिवाइडेड बाय 28, ये अपना आंसर होगा। और ये क्या है अपना जेड फैक्टर। क्लियर। अगर एक बार जेड फैक्टर समझ गए तो इक्विवेलेंट मास निकालने में, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने में, मिली इक्विवेलेंट निकालने में, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस निकालने में, है ना, लगाने में या टाइट्रेशन करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्लियर। समझ मारी बात, देख लो समझ लो, ठीक। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, कैसे निकालेंगे जेड फैक्टर, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे चलता चला जाएगा। आप बहुत सारा क्वेश्चन लेकर के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। लेट्स सी थर्ड, यहां देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, Fe NO3 होल 3
अच्छा, चेंज हो रहा है किसमें? चेंज किसमें हो रहा है? Fe2+ में, और किसमें? नाइट्रिक ऑक्साइड में, NO में। आराम से, आराम से। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। तो ऑक्सीजन यहां कितने में है? -2 में। नाइट्रेट आयन में NO3- में, नाइट्रोजन कितने में निकालते थे हम लोग? +5 में, है ना। इन दोनों का सम मिला के क्या होगा? सोच के देख, -6, 2 तिया -6 और 5 -1, है ना। तो -3, यहां कितना? +3। आयरन कितने स्टेट में? +3 स्टेट में। ये दिख गया हमें, ठीक। अब चेक कर लो, यहां से जब गए आयरन के पास, तब क्या पता चला? आयरन कहां से +3 से +2। अब Z क्या है? अब Z क्या है बोलिए? अब बोलेंगे सर डिक्रीज है। आयरन का क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, +3 से +2 में। कितने का डिक्रीज? 1 का। तो बोलेंगे -1, है ना। नंबर ऑफ एटम 1 है, तो वैल्यू क्या रह जाएगी? -1। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नाइट्रोजन की बात कर लें। यहां भी ऑक्सीजन कितने स्टेट में? बोलो, ऑक्सीजन कितने स्टेट में? तो बोलेंगे -2 में, है ना। तो नाइट्रोजन कितने में होगा? बोलेंगे +2 में। अब चेक कर लीजिए, आप क्या चेक करेंगे? बोलिए। नाइट्रोजन का चेक करना है, क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन यहां से यहां गया, आराम से। +5 से कितने में गया बेटा? +5 से कितने में गया? तो बोल रहे +2 में। कितने यूनिट का चेंज आया? 3 यूनिट का चेंज। कितने यूनिट का चेंज आया? 3 यूनिट का। 3 यूनिट का क्या है? डिक्रीज है। आराम से Z बराबर क्या लिखोगे? -3। एक तो ऐसे लिखोगे। अब एटम नाइट्रोजन का कितना है? तो बाहर क्या दिख गया? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1, ठीक है। इंटू क्या करेंगे? 3। तो क्या आया? ये क्या आया? -9, ठीक है। Z विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन इज -9। चलिए अगली बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या दिख रहा है आपको? बोलो, ऑक्सीजन कहां से कहां बदल रहा है? यहां से यहां जा रहा है, ठीक। यहां कितने में था? -2, और यहां कितने में था? बोलिए, -2। कोई चेंज आया? नहीं आया। तो Z की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे? टोटल Z मतलब नेट Z। तो Z ऑफ FeNO3 ये निकालना है। तब क्या करेंगे? दिस मस्ट बी अलजेब्रिक सम। अब मैंने क्या बोला? दोनों इंक्रीज कर दिया, जोड़ दो। दोनों डिक्रीज कर दिया, जोड़ दो। एक बढ़ जाए, एक घट जाए तो घटा दो। ये वाला क्या है? माइनस, ये भी क्या है? माइनस। तो दोनों क्या दिख रहा है आपको? घटता हुआ। तो क्या कर देंगे? 1 + 9 = क्या? 10। तो इसका Z फैक्टर क्या हो गया? 10। तो इसका इक्विवेलेंट मास निकालने बोले तब क्या बोलेंगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय 10। क्लियर? नेक्स्ट, क्लियर है ना? ओके, सीधे नेक्स्ट। बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे अगला देख लो। ये क्या था अपना? फेरिक नाइट्रेट था, है ना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने फेरस नाइट्रेट FeNO3(2). ये चेंज हो रहा है किसमें? ये चेंज हो रहा है Fe3+ में, और फिर से नाइट्रिक ऑक्साइड NO में। ओके, सबसे पहला काम क्या करना है? ऑक्सीडेशन नंबर। NO3 का क्या बोला मैंने? -1। तो यहां कितना बेटा? +2। अच्छा, यहां नाइट्रोजन कितने में था? +5 में, है ना। और ऑक्सीजन कितने में था? -2 में। क्लियर? ये तो था, ठीक है। आयरन +3 में, ये नाइट्रोजन +2 में, और ऑक्सीजन -2 में। ओके, सबसे पहले आयरन के रेस्पेक्ट में Z फैक्टर निकाल लो। कितना आया Z फैक्टर? बोलो, 2 से 3 कितने का? 1 यूनिट का इंक्रीज। कितने का? 1 यूनिट का इंक्रीज। एटम कितना है? 1। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1। ये क्या है? +1। इंक्रीज दिख रहा है आपको साफ साफ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या बात करेंगे? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन कहां से कहां चेंज हो रहा है वो देख लो। नाइट्रोजन चेंज हो रहा है कहां से? +2 से कहां जा रहा है? सॉरी, +5 से कहां जा रहा है? +2 में। कितने का डिफरेंस? 3 का। ये इंक्रीज है कि डिक्रीज? ऑब्वियसली डिक्रीज। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में -3 का तो डिफरेंस है। एटम कितना बेटा? देख लो, 2। तो मल्टीप्लाई कर दोगे ना, कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से। तो कितने का डिफरेंस आ गया? -6। ये हो गया Z फैक्टर। क्या ऑक्सीजन बदल रहा है? नहीं बदल रहा है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब जरा देखो, अब इसका Z फैक्टर निकालना है, तो क्या बोलेंगे? Z ऑफ किसका? FeNO3(2). क्या लिखेंगे बेटा? एक हो रहा है इंक्रीज, दूसरा हो रहा है डिक्रीज। तो मैंने क्या बोला? जब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होने लगे क्या कर दो?
डिफरेंस निकाल देंगे। मतलब ऐसा नहीं कि 1 माइनस माइनस 6 इक्वल टू 7 कर दो, ऐसा नहीं है, वैल्यू का सिर्फ, आपको साइन से मतलब नहीं है, आपको वैल्यू लेना, जो वैल्यू उसका डिफरेंस निकाल दो। तो 6 माइनस 1 करेंगे, क्लियर, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या निकल जाएगी 5, ये डिफरेंस कितने का आ रहा है 5 का, तो Z फैक्टर कितना होगा 5। मतलब क्या कहने का, इक्विवेलेंट मास बोला जाए फेरस नाइट्रेट का इस रिएक्शन में, तो क्या बोलेंगे, मोलर मास ऑफ फेरस नाइट्रेट डिवाइडेड बाय 5। ऐसे काम करते हैं कब, जब अलग अलग एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा हो किसी हाफ रिएक्शन में। आपको क्या चेक करना है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्टेंट में चेक करना है, प्रोडक्ट में चेक करना है, और डिफरेंस बताना, और डिफरेंस को उसके नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देना, दैट विल गिव यू। अगला जरा देख ही लो, FeCN होल 6 4 माइनस, है ना, इसका काउंटर आयन हटा दिया गया। नो डाउट यहां पोटेशियम में दे देता तो क्या दिक्कत है, वो है ही नहीं, वो तो काउंटर आयन है, वो तो चेंज ही नहीं होने का। तो या तो K4FeCN6 लिखे तो भी वही बात, FeCN6 4 माइनस लिखे तो भी वही बात। ठीक है, ये किस में चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है Fe3 प्लस में, और किस में CO2 में, और किस में NO3 माइनस में, इसमें ये चेंज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले ऑक्सीडेशन नंबर सेट करिए सबका, तो ऑक्सीडेशन नंबर साइनाइड का मैंने क्या बोला था, ग्रुप एज ए ग्रुप, है ना, पोलिएटोमिक आयन, साइनाइड क्या था CN माइनस, तो इसका एज ए होल ऑक्सीडेशन नंबर कितना -1, है ना, और ये कितना है 6। तो जरा देखो आयरन का निकालना है, मान लिया आयरन को बोले X प्लस 6 इंटू -1 बराबर ओवरऑल चार्ज कितना है -4, तो X माइनस 6 इज इक्वल टू कितना -4, X बराबर क्या प्लस 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 कितना 2। तो आयरन किस स्टेट में, +2 स्टेट में। अब आपको चेक करना पड़ेगा कार्बन का और नाइट्रोजन का आराम से, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा स्ट्रक्चर। सी साइनाइड का स्ट्रक्चर क्या होता, देखो आराम से मैं समझाता हूं आपको। हाइड्रोजन साइनाइड में लिखता तो तुम ये बोलते, इसी में से जब ये H+ लूज कर देता है तो बन जाता है साइनाइड। कैसे बन जाता है, तो बोलेंगे C∧N, इसमें कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, आराम से आराम से। अगर मैं तुम्हें ये बोलता तो तुम क्या बोलते, सर इस बॉन्ड की वजह से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो प्लस, 3 बॉन्ड है तो -3, 3 बॉन्ड है तो +3, इस बॉन्ड की वजह से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो माइनस, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो प्लस, बोलते ना, बिल्कुल बोलते हैं, ओके। अब एक बॉन्ड है तो -1, एक बॉन्ड है तो +1, ऐसा लिखते, कोई दिक्कत। वहां क्या सीन होगा सर, क्या बोलोगे, क्या डिफरेंस हुआ, यही दोनों इलेक्ट्रॉन तो उठ के यहां चला आया, जब दोनों ही ले लिया तो एक चार्ज किस पे है, कार्बन के ऊपर चार्ज है, दैट इज माइनस चार्ज, ऐसे, यही तो है साइनाइड आयन। अच्छा अब बात करो, इस बॉन्ड की वजह से कोई फर्क पड़ा, बोलेंगे ना, इसकी वजह से यहां कितना था -3 और यहां कितना था +3। अब आराम से -3 +3 तो यहां से, और एक चार्ज यहां है, तो इन दोनों का सम कार्बन पे कितना दिख रहा है, +3 -1 बराबर +2। तो साइनाइड आयन में कार्बन पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +2, और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना -3। पहले ये क्लियर करना है, कर लिया क्लियर स्ट्रक्चर से। अब बोलिए, अब कार्बन +2 से कहां गया बेटा, +4 में, कहां गया +4 में, बोलो यहां क्या है +4। अच्छा नाइट्रोजन नाइट्रेट आयन में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट में होता, +5। ऑक्सीजन क्या होता, -2। ऑक्सीजन में कोई डिफरेंस, इधर तो है भी नहीं ऑक्सीजन, क्लियर, जो होगा हम उसी की बात करेंगे। चलो अब निकाल लो सबका, अब निकाल लो सबकी वैल्यू, तो काम खत्म हो जाएगा यहां से, जल्दी से देख लो। अब क्या करेंगे, सबसे पहला आयरन की बात कर लें। आयरन +2 से +3 में गया तो Z विद रेस्पेक्ट टू आयरन इज +1 × 1 बराबर +1, खत्म, एक ही एटम है। चलिए अब इसी की बात कर लें कार्बन की। कार्बन कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां, तो Z ऑफ कार्बन, तो क्या बोलोगे, कार्बन +2 से गया +4 में, तो कितना +2 इंटू एटम कार्बन का कितना है, बाहर 6 से मल्टीप्लाइड है, 6 इज इक्वल टू कितना 12, +12 यूनिट का इंक्रीज, क्लियर, कार्बन के रेस्पेक्ट में। अब बात कर लीजिए किसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहां आ जाएगा चेंज। सो नाइट्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या बोलोगे, नाइट्रोजन कहां था -3 और कहां गया +5, कितने का डिफरेंस आया, आराम से चेक कर, -3 से +5 में कहां 8, कितने का डिफरेंस, 8 यूनिट का इंक्रीज है। अच्छा एटम कितने हैं 6, मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 48, और ये क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, वो पॉजिटिव, सब पॉजिटिव। अगर सब पॉजिटिव तो अब Z फैक्टर क्या निकालोगे, Z ऑफ FeCN
होल 6 4 माइनस ऐसे इज इक्वल टू क्या बोलोगे बेटा, सब में जोड़ देंगे 48 प्लस 12 प्लस वहां कितना 1 48 12 60 1 61, ये हो गया जेड फैक्टर किसका, एफिशिएंसी 4 माइनस का। क्लियर। इस तरीके से जेड फैक्टर निकालते हैं हम लोग जब भी आपको हाफ रिएक्शन दिया होगा। क्लियर। 2 आ जाए 3 आ जाए 4 आ जाए, जितने का चेंज है सबका चेंज निकाल लो और सबको जोड़ दो अगर सेम आ रहा है तो। क्लियर। इस तरीके से हम लोग जेड फैक्टर निकालेंगे। समझ में आ रहा है? तो अभी जितना किया जल्दी से इसको पॉज लेकर के फटाफट इसको नोट करिए जल्दी से, फिर इसके बाद हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जल्दी से करो। हाँ जी बच्चों, सो डिस्कस करेंगे अब हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कॉनप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अगर आपसे पूछा जाए कि साहब डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, है ना, तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का, ऐसा एक रिएक्शन देखने को मिले आपको जिस रिएक्शन के दौरान किसी भी कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है, तब ऐसे चेंज को, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर। सिंपली रिडॉक्स रिएक्शन में क्या बोलते हैं, एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस होता है, एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज होता है तो दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होता है। क्लियर। एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन में क्या बोलते हैं, दो हाफ रिएक्शंस का सम जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा दूसरा सब्सटेंस को रिड्यूस होगा। लेकिन ऐसा भी एक एग्जांपल है जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी होता है। सर ऐसा कैसा हो गया, मान लो 100 एलिमेंट, मतलब उस एलिमेंट के 100 मॉलिक्यूल थे, है ना, मान लो जैसा हमने एग्जांपल लिया क्लोरीन, एक सैंपल है जिसमें 100 है, 100 में से मान लो 50 का ऑक्सीडेशन हो गया, 50 का रिडक्शन हो गया, या 60 का ऑक्सीडेशन हो गया, 40 का रिडक्शन हो गया। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि वही मॉलिक्यूल दोनों काम कर सकता है। जब दोनों काम कर सकता है तो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है। क्लियर। हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो अब वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, या मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता। लेकिन एवरेज मतलब बीच में है, तब क्या बोलेंगे, वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वो रिड्यूस भी हो सकता है। जैसे क्लोरीन को देख लो, क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, +7। अगर वो +7 में होता अब आगे कहीं नहीं जाता। मिनिमम क्या है, -1, तो -1 से -2 नहीं हो सकता। लेकिन वो 0 में है तो 0 से वो -1 में भी जा सकता है और 0 से वो +7 में भी जा सकता है, या +5 +3 जहां मौका मिले। क्लियर है। क्लियर। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि ये एलिमेंट, ये भी एक पहचान है, ये एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करेगा कि नहीं करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक उस एलिमेंट का उस सिचुएशन में ऑक्सीडेशन नंबर इंटरमीडिएट में है कि नहीं। अगर मैक्सिमम में नहीं करेगा, मिनिमम में नहीं करेगा, एवरेज में कर जाएगा। क्लियर। क्लियर। ठीक। तो क्या बोला जा रहा है, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने ही है, मैं इसको पहले समझा दूं आपको कि मान लो साहब एक रिएक्शन है क्लोरीन Cl2, ये चेंज हो रहा है किसमें, Cl माइनस में, और किसमें चेंज हो रहा है, ClO3 माइनस में, इसमें चेंज हुआ। सबसे पहली बात, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां कितना है, बोलेंगे एलिमेंटल फॉर्म है 0, यहां आयनिक फॉर्म है, मोनो एटॉमिक आयन है -1, यहां क्लोरीन का क्या है तो हम लोग निकाल लेंगे सम मेथड से। क्लोरीन के लिए x मानेंगे, ऑक्सीजन -2 स्टेट में होता 3 है, इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज -1। तो क्लोरीन के लिए क्या निकालोगे, x -6 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू +5। तो क्लोरीन इज हियर प्रेजेंट इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जरा आप देख लो कि क्लोरीन का यहां से यहां जाना क्या है बेटा, देख लो z क्या निकल रहा है इसके लिए, तो बोलेंगे 0 से -1, 0 से -1 है कि नहीं, कितने का डिफरेंस, 1 का, तो बोलेंगे -1 घट गया। अच्छा, एटम कितना है, 2, तो इंटू 2 कर देंगे तो कितने का डिफरेंस आ गया बेटा, -2 का। कितने का डिफरेंस आ गया, -2 का। तो इसके लिए ये जब घटा है तो जाहिर सी बात है इस चेंज को तुम क्या बोलोगे, रिडक्शन। क्या बोलोगे, रिडक्शन। अच्छा, इसी क्लोरीन का जब हम यहां निकाल रहे तब आपको जेड फैक्टर क्या दिख रहा है बेटा, बोलो 0 से कहां गया, +5 में, तो चेंज कितने का, +5 इंटू एटम कितना 2, तो कितना मिल गया 10, है ना, कैसा 10 +10, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है, सो ऑब्वियसली इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे, बोलो ऑक्सीडेशन। इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, ऑक्सीडेशन। क्या इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, तब क्या बोलेंगे, ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही
ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और रिड्यूस भी हो, तब ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? और क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। सर व्हाट इज कॉन प्रोपोर्शनेशन? इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा, रिवर्स ऑफ, क्या लिख दीजिएगा? रिवर्स ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज कॉल्ड क्या कहलाता है? कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ रही बात? कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन किसको बोलते हैं? व्हेन a fixed element या when one element या when any element is undergoing oxidation as well as reduction both simultaneously, then the type of reaction is known as disproportionation reaction। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? किसको बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन और किसको बोलते हैं कॉन प्रोपोर्शनेशन? ये सब एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल। चलो मैं यहीं पर चेक करके दिखा देता हूं आपको। ये कहां से कहां गया? बोलो कहां से कहां गया? 0 से -1, और ये कहां गया? प्लस कहां निकाला था हम लोगों ने? +5। ठीक, इसकी बात चेक कर लो जरा। फास्फोरस को देखो, 0 है और यही फास्फोरस यहां किस स्टेट में? -3 में है, रिडक्शन। अच्छा, यहां फास्फोरस का निकाल लेना। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? 2 × +1 तो +2 प्लस फास्फोरस -4 ऑक्सीजन का -1 तो P - 2 = -1, P = +1। फास्फोरस यहां कहां जा रहा है? +1 स्टेट में। जरा देखो, फास्फोरस यहां से यहां ऑक्सीडेशन, यहां से यहां रिडक्शन। क्या बोल रहे? ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी कर गया, रिड्यूस भी कर गया, तब क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। वैसे ही सब होगा, हम सबको बारी बारी करेंगे। क्लियर है? ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन। इसका उल्टा को क्या बोलते थे? कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट काम और क्या है इसमें? अभी जैसे हम लोगों ने पहले क्या किया कि साहब Z फैक्टर निकाला, है ना? Z फैक्टर निकाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, रिड्यूसिंग एजेंट का हाफ रिएक्शन में। क्या ये रिएक्शन हाफ रिएक्शन? बोलेंगे नो सर, दिस इज ए कंप्लीट रिएक्शन। हाउ सर? बिकॉज इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। जब दोनों हो रहा है तो रिएक्शन को हम हाफ रिएक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है? क्लियर? तो सर इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे बोथ। इट इज बिहेविंग बोथ। क्लियर? ये दोनों की तरफ बिहेव कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो अगर बोले इसका Z फैक्टर निकालो, क्लोरीन का Z फैक्टर निकालो, तब कैसे करेंगे? जरा ये मेथड देखिएगा आप कि साहब ऐसे रिएक्शन में Z फैक्टर कैसे निकाला जाता है, वो मैं समझाता हूं। थोड़ा सा अलग सा मेथड होगा, जरा देखिएगा। बोले क्लोरीन का Z फैक्टर या N फैक्टर जो भी बोलते हो, मान लो बोले क्लोरीन का इक्विवेलेंट मास निकालो। कैसे निकालेंगे? देखिएगा, मैं समझा रहा हूं अभी आपको। इसके पहले बिल्कुल बेसिक में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट जो आपको पढ़ाया था, तभी बोला था कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी कंपाउंड है, मान लो कोई भी कंपाउंड है, लेट द कंपाउंड इज AXBY, ऐसा कोई कंपाउंड है। अब बोले इसका इक्विवेलेंट मास बताओ, तो हम लोग क्या बोलते थे? इट इज सिंपली इक्विवेलेंट मास ऑफ A, है ना? कहां? इसकी वैलेंसी क्या है? Y प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ क्या? BX-। ये तो बोलते थे, कोई दिक्कत? ये तो बोल रहे थे। ओके, तो अब क्या बोलेंगे कि साहब इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो सकता है? बोलो क्या हो सकता है? क्या बोलेंगे कि साहब मोलर मास ऑफ AXBY डिवाइडेड बाय जो इसका Z फैक्टर है, किसका बोलो? AXBY का, है ना? विल बी इक्वल टू क्या? मोलर मास ऑफ AY प्लस डिवाइडेड बाय क्या? Z ऑफ क्या? Y प्लस। अच्छा, प्लस मोलर मास ऑफ क्या? BX माइनस डिवाइडेड बाय क्या बोलेंगे? Z ऑफ X माइनस। ये तो बोलते थे। क्लियर? तो अब आप क्या बोलोगे? कि साहब यहां से हम लोग क्या निकालते थे? बोलो, हम लोग यहां से क्या निकालते थे? बोलिए, यहां से हम लोग सॉल्व करके क्या निकालते थे? इसका जो इक्विवेलेंट मास है वो दोनों के यहां से निकलेगा और प्लस यहां से निकलेगा। किसका? केटायन और एनायन की मदद से निकलेगा। कोई दिक्कत? ठीक। अगर मैंने इसको Z1 बोला, इसको मैंने Z2 बोला, है ना, और ये बोला मैंने ओवरऑल Z। क्लियर? तो अब आप क्या कहोगे कि साहब इसका मोलर मास, एक मिनट जरा सा पॉज लीजिएगा, है ना? क्लियर है?
तो हम लोग ऐसा मोल कॉन्सेप्ट में करते थे क्या कि साहब जब हमें किसी भी सॉल्ट का इनफैक्ट इक्विवेलेंट मास निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे, सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू केटाइन का इक्विवेलेंट मास प्लस एनाइन का इक्विवेलेंट मास, है ना। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट का इक्विवेलेंट मास बराबर क्या, मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर भी, है ना। और ये बराबर किसके, ये जो केटाइन है, केटाइन का मोलर मास डिवाइडेड बाय उसका जेड फैक्टर, और एनाइन का मोलर मास डिवाइडेड बाय जेड फैक्टर। ये सब बातें आपको याद होंगी, क्लियर। ऐसे तोड़ तोड़ करके निकालते थे। सेम वही काम यहां पे हम थोड़ा सा डिफरेंटली कर रहे हैं। क्या डिफरेंटली कर रहे हैं वो समझिएगा। मान लो कोई सब्सटेंस है क्या, AXBY, लेट द कंपाउंड इज दिस। अब यही कंपाउंड अगर है ना, इट लेट इट undergoes disproportionation रिएक्शन। अगर इस सब्सटेंस में यह ऑब्जर्व किया जा रहा है कि इसका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये शो कर रहा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज भी कर रहा है और रिड्यूस भी कर रहा है, क्लियर। अगर ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों कर रहा है तो तुम क्या बोलोगे, इसका जो इक्विवेलेंट मास है किसका, सब्सटेंस का, वो कहां से निकालोगे आप, बोलो। तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट मास ड्यू टू ऑक्सीडेशन प्लस इक्विवेलेंट मास ड्यू टू रिडक्शन, दोनों से निकालेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या इक्विवेलेंट मास आ रहा है और रिडक्शन में क्या आ रहा है, सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास, उन दोनों से निकालते हैं, क्लियर। ठीक है, अब इसको अगर मैंने बोला कि साहब अगर इक्विवेलेंट मास ये है तो इसका मोलर मास लिख देंगे ना सब्सटेंस का, m डिवाइडेड बाय ये क्या, z क्या है, नेट बोलो, इफेक्टिव बोलो, ओवरऑल बोलो, कंपाउंड का जो भी बोलो। अच्छा, ये विल बी इक्वल टू क्या बोलेंगे कि बोलो इसी सब्सटेंस का मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या, ऑक्सीडेशन की वजह से जो चेंज आया। अब अगर ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां जो Z होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर। तो उसको हम लोगों ने क्या बोला, लेट इट इज Z1, ठीक। सिमिलरली यहां क्या बोलेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय Z फैक्टर, Z क्या होगा, Z2 बोल दिया मैंने। व्हाट इज Z2, रिडक्शन हो रहा मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्लियर। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसका Z फैक्टर होगा, लेट दैट इज Z2। तो अब यहां से तुम क्या देख रहे हो कि ये सब तो निकला क्या, M मोलर मास, ये हो गया कैंसिल। जब ये कैंसिल हो गया तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आया, Z नेट, है ना, Z फैक्टर नेट उस सब्सटेंस का इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2, क्लियर। 1 बाय Z1 प्लस 1 बाय Z2, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्या, Z1 प्लस Z2 डिवाइडेड बाय Z1 और Z2। मतलब जिस सब्सटेंस का निकाल रहे उसका Z फैक्टर Z1 गुना Z2 डिवाइडेड बाय Z1 प्लस Z2 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते। व्हाट इज Z1 एंड Z2, Z1 एंड Z2 क्या है सर, Z1 है जब वो ऑक्सीडाइज कर रहा और Z2 है जब वो रिड्यूस कर रहा है ना। जब ऑक्सीडाइज कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और जब वो रिड्यूस कर रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो नेट उस सब्सटेंस का क्या निकालेंगे, दोनों का सम, क्लियर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। ये तरीका होता है जब भी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस, और इस तरीके से निकालेंगे क्या, ऑक्सीडेशन नंबर उस सब्सटेंस का जब वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है तब। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, एक मिनट, ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है, जब डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है सब्सटेंस तब। क्या मैं इसी फॉर्मूले से सबका निकाल सकता हूं, मैं 1-2 का निकाल दे रहा हूं, बाकी आप करिएगा खुद से। देखो सी, अभी लिखा था हम लोगों ने, क्या लिखा था, क्लोरीन वाला रिएक्शन। ये लिखा था हम लोगों ने कि मान लो रिएक्शन अपना क्या, क्लोरीन, ये क्लोरीन Cl2, दिस वाज अंडरगोइंग द चेंज फ्रॉम 0 to -1 और प्लस ClO3 माइनस यहां, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आपको क्या दिख रहा था, 0 से कहां जा रहा था, -1, है ना। तो एक Z फैक्टर तो आपको ये दिख गया, लेट इट इज Z फैक्टर Z1। इसको मैंने बोला मान लो ये रिड्यूसिंग है हालांकि, तो कोई भी Z1 Z2 कुछ भी ले लो। तो Z1 की वैल्यू क्या, 0 से -1, कितना, -1 इंटू क्या, 2 बराबर क्या, -2, ठीक है। जब यहां से ये यहां आया तो एक Z फैक्टर दिख रहा है Z2, तो Z2 क्या दिख रहा है तुम्हें, 0 से बोलो ये कहां गया, +5 में, है ना। तो क्या बोलेंगे, क्या 0 से +5 मतलब +5 इंटू क्या, 2 बराबर क्या, 10। ये तो है।
अब क्या बोला गया कि साहब अगर बोला जाए इस रिएक्शन के दौरान क्लोरीन का Z फैक्टर बताइए, Z ऑफ Cl2 इफेक्टिव विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या होगा? तो क्या बोलोगे तुम, 2 गुना 10 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 10 कितना हुआ 20, यहां कितना हुआ 20 डिवाइडेड बाय कितना हुआ 12। ऐसे क्लियर, सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी 4 पंचे 20 4 तिया 12, ये है इसका Z फैक्टर, किसका बेटा, क्लोरीन का। क्लियर, तो जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के हिसाब से बात की जाए तब क्या बोलेंगे, ओवरऑल इस रिएक्शन में क्लोरीन का Z फैक्टर क्या होगा, ऐसा। क्लियर, ऐसा भी पूछा जा सकता था, ऐसा भी पूछा जा सकता था कि इसी रिएक्शन में क्लोरीन कैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और क्लोरीन कैसा बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, बोलो, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और यहां क्या हो रहा है, तो बोलेंगे ऑक्सीडेशन। आराम से समझना, जब किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो तो रिड्यूसिंग एजेंट है ना, मतलब यहां पे क्लोरीन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहां क्या है, यहां ये रिड्यूस हो रहा है, तो यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आपसे ये भी पूछा जा सकता था क्या, कि इसी क्लोरीन का Z फैक्टर एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकालो, तब बात क्या होती, 2। इसी क्लोरीन का Z फैक्टर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट निकालो, तब आंसर क्या होता, 10। और अगर बोल दिया जाए सीधा इस रिएक्शन के दौरान Cl2 का Z फैक्टर निकालो, तब आंसर आएगा 50/3। 50 ही है ना, अरे भाई साहब क्या पाप कर रहा हूं मैं, 50 नहीं रे 5। इसको बोलते हैं यासिर सर प्रिंटिंग मिस्टेक, है ना। हम कभी कोई बोलेंगे कुछ, लिख देंगे कुछ, है ना, अरे काटेंगे ना, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, तो 5/3 था, लिखा गया वो 50। ऐसे ही एक बार लिख दिया था इस कैरेक्टर, है ना, लिखना था 25 था, लिख दिया 24। तो प्रिंटिंग, ये सब मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो सॉरी फॉर दैट, है ना। खैर, तरीका समझो, बात समझो, मैंने जो बातें बताई आपको यही बोल दे, व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या करेंगे, मोलर मास बटा इक्विवेलेंट मास, तो सीधा ये है मोलर मास बाय Z फैक्टर। सारा खेल तो Z का है। मोलर मास क्लोरीन का कितना है, 71। अगर बोले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरीके से निकालो, तब कौन सा चीज चुनोगे तुम, यहां डिवाइडेड बाय क्या, 2। यही बोले इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन एज रिड्यूसिंग एजेंट, तब रिड्यूसिंग एजेंट ये कहां शो कर रहा है, यहां, तब क्या निकालेंगे 71 डिवाइडेड बाय क्या बेटा 10। और सिर्फ बोले ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2, तब क्या बोलेंगे 71 डिवाइडेड बाय 5/3। ये हुई पूरी बात, समझिएगा। क्लियर, क्या ये सब काम कर लीजिएगा, ये सब हो जाएगा। चलो इसमें से एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, और लेट्स सी, एक क्वेश्चन और कर ही लेते हैं। तरीका समझ में आया क्या करना, कि जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन दिया गया तो जाहिर है कि एक ही एलिमेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइज भी होगा, और वही एलिमेंट क्या होगा, रिड्यूस भी होगा। अब सवाल के अकॉर्डिंग बात होगी, अगर बोला कि इक्विवेलेंट मास निकालो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो वो वाला चेंज देखो जहां वो रिड्यूस हो रहा है। इक्विवेलेंट मास निकालो रिड्यूसिंग एजेंट का, तो वो चेंज देखो जहां वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। और ओवरऑल बोला तो एवरेज निकाल दो, जैसे हमने फॉर्मूला बताया। लेट्स से ये है फास्फोरस OH माइनस चेंजिंग टू H2PO2 माइनस प्लस PH3, ऐसा। सबसे पहला काम क्या करना है, फास्फोरस 0, यहां फास्फोरस -3। क्लियर, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो चेंज हो ही नहीं रहा था, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे। ओके, यहां फास्फोरस क्या है, निकाल देंगे हाइड्रोजन का, +1 × 2 +2 प्लस फास्फोरस, और प्लस 2 × -2 बराबर क्या, -1। 2 + P - 4 बराबर -1, P - 2 बराबर -1, P बराबर +1, हाँ +1। फास्फोरस यहाँ +1, ठीक। इसी फास्फोरस का चेंज निकालिए, यहां से जब ये यहां गया तो क्या हो रहा है बेटा, 0 से कहां 1 में, 0 से कहां 1 में, तो यहां Z फैक्टर कितना है, Z1 = कितना 1। और यही फास्फोरस जब यहां गया तब Z क्या निकालोगे, बोलो Z क्या निकालोगे, क्या निकालोगे, 0 से -3 में, तब यहां क्या -3। ये घट रहा है, ये घट रहा है, रिडक्शन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन तो रिड्यूसिंग एजेंट। अगर बोलता है इक्विवेलेंट मास एज रिड्यूसिंग एजेंट डिवाइडेड बाय 1, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो डिवाइडेड बाय 3। ओवरऑल निकालो इक्विवेलेंट मास ऑफ P, सिर्फ ये बोले तब क्या बोलेंगे, Z1 Z2, है कि नहीं, क्या बोलोगे 1 × 3 डिवाइडेड बाय 1 + 3, वैल्यू 3/4, आंसर। ऐसे ही
इसका कर लेंगे, ऐसे ही इसका कर लेंगे, ऐसे ही इसका कर लेंगे, हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन H2O2, क्लियर। H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। क्यों सर, H2O2 में ऑक्सीजन -1, यहां -2, यहां 0, यहां से यहां का चेंज घट गया तो घट गया रिडक्शन, यहां से यहां का चेंज बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। क्लियर, क्लियर, समझ में आई बात, क्या इतना क्लियर है? तो ये कहानी थी किसकी, डिस्प्रोपोर्शनेशन और कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की। इज इट वेरी वेरी क्लियर? बोलिए, कोई दिक्कत आप लोगों को, समझ में आ रहा है सब? ठीक, चलिए तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, है ना, इसको जल्दी से नोट करो पॉज करके, ठीक, और खुद से इन सबको भी कर लेना। डन हो जाएगा। अब हम लोग शुरू करते हैं, कौन सा टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। दो तरीके से बैलेंस करेंगे, है ना। जल्दी से पहले इसको नोट कर लो, जल्दी फटाफट पॉज करो, नोट करो, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए, है ना। चलो ऐसा है कि आप लोग इसको नोट कर लो, है ना, इस क्वेश्चन को कर भी लेना। तो ऐसा है कि हम अगले ही लेक्चर में, क्योंकि 40 मिनट हो गया अच्छा खासा, और वो टॉपिक अपने आप एक बड़ा टॉपिक है, तो अगर मैं उसको इसमें खींच दूंगा तो लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाएगा, तो बेकार हो जाएगा। तो बेटर है कि मैं अगले लेक्चर में आपका शुरू करता हूं, क्या, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। बैलेंसिंग कैसे करते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे करते हैं, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में, ठीक। तो इसको कर लीजिएगा अच्छे से। अगर इसमें कहीं डाउट है, मैंने तो 2 कर दिया, अब आपका 3 बचा है, 3 आप खुद से करिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, या जो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहां पे आप मुझे बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।